आप सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थियों का मैथ्स बाय अंकुर शर्मा चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आइए मित्रों, जैसा कि हमने पहली वीडियो में अध्ययन किया था कि ओष्ठ के आधार पर, हाँ सही सुन रहे हैं आप, कि ओष्ठ के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किस प्रकार से था। तो उसमें आपने देखा कि ओष्ठ के आधार पर दो प्रकार हमने आपको बताए, व्रतमुखी और अव्रतमुखी। आइए अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और जो विद्यार्थी आज पहली बार जो क्लास ले रहे हों तो मेरा उनसे विशेष अनुरोध रहेगा कि पहले वो पूर्व वाली वीडियो को देख लें, जिससे कि पूरी तस्वीर आपके सामने क्लियर हो जाए। आइए बिंदु को लेकर के आगे बढ़ते हैं। तो बेटा आज हम जो पढ़ेंगे वो देखेंगे कि जीव या जिह्वा या कह सकते हैं जिह्वा के आधार पर स्वरों के प्रकार। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप सभी। आज जो हमें अध्ययन करना है वो जीव या जिह्वा के आधार पर स्वरों के प्रकार का अध्ययन हमें करना है। तो बेटाओ, जो जीव के आधार पर जो स्वर के प्रकार होते हैं वो होते हैं हमारे 3 प्रकार। यहाँ से प्रश्न आपसे सीधा भी पूछा जा सकता है कि जीव के आधार पर स्वरों के भेद बताइए, तो आपको ध्यान रखना है कि कितने भेद या प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। आइए तीनों प्रकारों की चर्चा कर लेते हैं। तो बेटा पहला प्रकार होता है हमारा अग्र स्वर। दूसरे आते हैं हमारे मध्य स्वर, और जो अंतिम भेद है वो है हमारा पश्च स्वर। तो बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। मैं आज आपको बताऊंगा भी किस प्रकार से प्रश्न परीक्षा में आते हैं। तो आप बहुत ध्यान से सुने, और मुझे उम्मीद है कि आपके पास आपका पेन भी होगा और आप कॉपी लेकर के भी होंगे, जिससे जो भी महत्वपूर्ण तथ्य आपके सामने आएंगे उसे आप विधिवत रूप से नोट करेंगे। ऐसी मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूँ। चलिए बेटा, तो आप लोगों ने देखा कि जीव के आधार पर हमारे 3 भाग हैं, अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। आइए समझते हैं अग्र स्वर में कौन कौन से हमारे वर्ण आते हैं। तो बेटा इसमें हमारे जो आते हैं वो छोटी ई, बड़ी ई, छोटी ए, बड़ी ए और आपका रे। ये 5 स्वर आएंगे जो कहलाएंगे हमारे अग्र स्वर। और बेटा मध्य स्वर अकेला बेचारा एक होता है, जिसे हम कहते हैं अ। प्रश्न पूछा जाएगा परीक्षा में, मध्य स्वर को पहचानिए, तो बेटा आपको गलती नहीं करनी है। जो मध्य स्वर है वो है हमारा अ। अब बेटा बात आती है पश्च स्वर कौन कौन से होते हैं। तो ध्यान से समझेंगे कि बड़ा आ, ओ, ऊ, ओ और औ, ये आपके होते हैं पश्च स्वर। समझना है बेटा ध्यान से मेरी बात को। देखो प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा कि निम्न में से अग्र स्वर को पहचानिए, तो बेटा इनमें से आपको पहचान लेना है, ये आपके अग्र स्वर हैं। अगर पूछा जाए मध्य स्वर कौन कौन से हैं, तो ये आपका मध्य स्वर है। और पूछा जाए पश्च स्वर कौन कौन से हैं, तो बेटा ये जो 5 आप लोग देख पा रहे हैं ये आपके पश्च स्वर हैं। अब प्रश्न विद्यार्थियों के दिमाग में ये बनता है कि सर ये याद कैसे करें, हमें कैसे पता पड़े, परीक्षा में हम कैसे अपने माइंड में ये रख पाएंगे कि हमारे अग्र कौन कौन से हैं, पश्च कौन कौन से हैं। तो आइए मैं आपको थोड़ा सा इसे समझा देता हूँ, तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपकी समझ में ये वाली बात आ जाएगी। तो देखो बेटा, इस मध्य को तो आप लोग थोड़ा सा याद रखें कि मध्य में कौन सा रहता है हमारा अ। अब हम ये समझते हैं कि बाकियों को हम कैसे याद करेंगे। तो बेटा देखो ध्यान से समझना, मैं आपको एक एक बात पूरी तरह क्लियर कर रहा हूं,
जिससे कि परीक्षा में प्रश्न जैसे ही आए तो आप लोग उसे विधिवत रूप से समझ सकें और सही आंसर लगा सकें। तो देखो बेटा, आपकी स्वरों की संख्या कितनी है? 11। अब 11 में से हमने एक को लिख दिया कि मध्य में कौन सा स्वर होता है? हमारा अ। अब बात करते हैं हम पश्च को कैसे पहचानेंगे। तो बेटा इनकी संख्या ध्यान रखनी है, संख्या होती है 5, चाहे पश्च पूछा जाए चाहे अग्र पूछा जाए। तो देखो 5 और 5 कितने हुए? 10 और 1 ये कुल कितने हो गए? 11। तो समझना है बेटा। तो बेटा जो 5 हमारे जो स्वर होंगे जिनको हम पश्च स्वर बोल रहे हैं, तो आपको ये 3 3 के 5 बना लेने हैं। कितने बना लेने हैं? 5 बना लेने हैं। और फिर ये हिसाब लगाना है कि हमारे कौन कौन से स्वर ऐसे हैं जो कि हम इस 3 की सहायता से बना सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए अ तो हमारा यहां आ गया। अ के बाद में क्या आता है? बड़ा आ। तो बेटा इसकी मदद से हम बड़ा आ बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? आप कहेंगे सर बना सकते हैं। तो बेटा ये आपका पश्च स्वर होगा। इसके बाद आती है ए और बड़ी ई। तो बेटा इसकी मदद से न तो हम छोटी ही बना सकते हैं और न हम बड़ी ही बना सकते हैं। तो इन दोनों को हम रखेंगे यहां ऊपर। समझ पा रहे हैं ना आप मेरी बात को? थोड़ा सा आगे और चलते हैं। इनके बाद जो हमारा स्वर आता है वो आता है ओ और ऊ। तो आप देख पा रहे होंगे ये जो है ऊ की तरह लग रहा है हमें पूरी तरह। तो इसका मतलब ये है कि इस 3 की सहायता से हम ऊ को बना सकते हैं। तो ऊ हमारा पश्च स्वर होगा। आइए और बेटा देखो बड़ा ऊ भी हम इसी की मदद से बना सकते हैं, इसलिए बड़ा ऊ भी हमारा पश्च स्वर होगा। और देखो बेटा आगे इसके बाद जो आता है हमारी, इसके बाद आती है रे। तो बेटा रे तो इसकी मदद से बन नहीं सकती, तो री को लिख देंगे हम यहां। तो री भी हमारा कैसा स्वर होगा? अग्र स्वर। और रे के बाद क्या आती है? ए। तो बेटा ए को हम इसकी मदद से बना नहीं सकते कि बना सकते हैं? आप कहेंगे नहीं बना सकते हैं। तो हम क्या कहेंगे फिर इसमें बेटा कि री को हम यहां लिखेंगे अग्र स्वर में। और रे के बाद क्या आती है? छोटी ए। तो छोटी ए यहां इसकी मदद से नहीं बनेगी, तो हम लिख देंगे अग्र स्वर में। इसके बाद आता है बड़ी ए। तो बेटा बड़ी ए को भी हमें यही लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा? क्योंकि इस 3 की मदद से हम इस बड़ी ए को नहीं बना सकते हैं। इसके बाद बात आती है छोटा ओ। तो बेटा ओ बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। ओ हम बड़े प्रेम से बड़ी आसानी से इसे बना सकते हैं, इसीलिए ये ओ भी हमारा पश्च स्वर होगा। और इसके बाद जो हमारा अंतिम स्वर बनता है, बचता है, वो है हमारा बड़ा ओ। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे इस तरीके से जो 3 की आकृति से हमने स्वरों का निर्माण कर लिया, तो वे सब हमारे पश्च स्वर होंगे। और इनके अलावा जो बचता है वो सब हमारे अग्र स्वर होंगे और मध्य को हमें याद रखना पड़ेगा। बताइए आपकी समझ में आ गई बात कि नहीं आई? मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप समझ पाए होंगे इस बात को। और परीक्षा में प्रश्न कैसे आता है, आइए उसकी चर्चा भी कर लेते हैं। तो प्रश्न बेटा ऐसे बनता है। प्रश्न देखिए कैसे बनेगा कि पश्च स्वर को पहचानिए। ये प्रश्न पूछा जाएगा आपसे। ऑप्शन भी बना लेते हैं हम। तो बेटा देखिए ऑप्शन इस प्रकार होंगे ई, अ, रे और चौथा ऑप्शन होगा आपका ओ। और आपसे प्रश्न क्या पूछा गया है कि पश्च स्वर को पहचानिए। तो बेटा आप लोग समझ पा रहे होंगे कि पश्च स्वर का मतलब ये 3 की आकृति से हमने जिस वर्ण का निर्माण किया है, जो स्वर हमारा इनकी मदद से बन रहा था, वही हमारा कौन सा स्वर होता है बेटा? पश्च स्वर होता है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? तो इस तरीके से बेटा बड़ी आसानी से इन तथ्यों को हम समझ सकते हैं। और मैंने आपको बताया है कि जो भी हम हिंदी पढ़ेंगे वो विस्तार से भी समझेंगे बातों को और ट्रिक के माध्यम से भी समझेंगे, जिससे कि सही समय आने पर हम
परिणाम स्वरूप एक एक अंक को अपने लिए अर्जित कर सकें। तो बेटा थोड़ा सा आप लोग इसे नोट कर लें अपने पास, और इसके बाद हम अगले तथ्य की ओर चलेंगे। चलिए बेटा आगे देखते हैं इससे। और देखिए बेटा, आप लोगों को भली भांति यह ज्ञात हो चुका है कि एसआई का नोटिफिकेशन बिल्कुल आने के लिए तैयार है कि नहीं। तो उसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए पूरे जोश के साथ आप अपनी तैयारी को बनाए रखें, और न केवल बेटा हिंदी पर, दूसरी जो सब्जेक्ट हैं उन पर भी अपना फोकस बनाएं। क्योंकि बेटा अगर मैं ये कहूँ कि केवल हिंदी से तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा तो वो तो बेटा नहीं हो पाएगा। लेकिन हाँ, इतना मैं आपको विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि हिंदी में अन्य सब्जेक्टों की तुलना में आपके अधिक मार्क्स आएंगे, और इस पर आपको इतना ध्यान भी नहीं देना होता है, केवल अच्छी तरह बातों को समझना होता है। चलिए बेटा थोड़ा सा आगे की ओर चलते हैं बिंदु को लेकर के। इसके बाद बेटा पूछा जाता है, हम स्वरों का वर्गीकरण सीख रहे हैं, पूछा जाता है कि जातीय आधार पर स्वरों का वर्गीकरण या प्रकार कह सकते हैं हम। तो बेटा जातीय आधार पर जो हमारे स्वर होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा सजातीय स्वर, और दूसरा होता है बेटा विजातीय स्वर। कौन सा होता है? विजातीय स्वर। अब बेटा यहां से भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए सारे तथ्यों को आप लोग भलीभांति जान लें। तो बेटा जो सजातीय स्वर होते हैं, स यानी कि सात की, और जातीय का मतलब होता है जात का, यानी कि ऐसे स्वर जो सात की जाति के होंगे, यानी कि समान रूप से उनकी उत्पत्ति हुई होगी, एक से दूसरा बना होगा, तो वही स्वर हमारे क्या कहलाएंगे? सजातीय स्वर कहलाएंगे। आइए समझ लेते हैं। देखिए बेटा, इससे पहले मैंने आपको बताया था कि उत्पत्ति के आधार पर जब हम बात कर रहे थे स्वरों की, तो दो प्रकार उसमें आप लोग देख पा रहे थे। एक था हमारा मूल स्वर और दूसरा था संधि स्वर। तो देखो बेटा, उसमें भी मैंने दो बनाए थे, दो भाग किए थे संधि के। संधि स्वर के किए थे कि नहीं किए थे? किए थे। तो एक था उसमें से दीर्घ और दूसरा था संयुक्त। तो बेटा उन्हीं तथ्यों को लेकर के हम चल रहे हैं, समझना बात को। तो बेटा सजातीय का मतलब है कि जो अ है उसका सजातीय स्वर होता है आ, क्योंकि बेटा ये आ जो है, दो अ को अगर हम मिला देते हैं तो बड़ा बनता है कि नहीं बनता? तो इन्हीं को कहते हैं बेटा सजातीय, यानी कि इसका निर्माण इससे हुआ है। और बेटा ई का सजातीय क्या होगा? बड़ी ई। ऊ का सजातीय क्या होता है? बड़ा ऊ। समझ में आ रही है ना आपके बात? तो बेटा ये जो हैं ये हमारे कहलाते हैं सजातीय। और विजातीय का मतलब क्या होता है कि देखिए, यदि अ का मेल ई से हो रहा हो, यानी कि दोनों जो स्वर हैं वो अलग अलग हों, तो इस प्रकार के स्वरों को हम कहते हैं विजातीय स्वर। आइए देखते हैं परीक्षा में प्रश्न कैसे पूछा जाता है। तो बेटा देखिए, बड़ा ही सरल सा क्वेश्चन आता है यहां से। किस प्रकार आता है कि निम्न से विजातीय को पृथक कीजिए। तो देखो बेटा, आपको दे रखे होंगे, ये दे दिया, ये आपको दे दिया। आगे देखते हैं, ये देखो ये दे दिया, और एक ऑप्शन दे दिया आपको ई और बड़ी ई। प्रश्न देखिए क्या है
निम्न से विजातीय को पृथक कीजिए। कहने का मतलब ये है कि इसमें से जो 3 विकल्प हैं वो सजातीय हैं और जो हमारा एक है वो अलग है। उसी को हमें इससे अलग करना है, उसी को हमें पहचानना है। तो बेटा जो अलग होगा तो आप समझ पा रहे होंगे कि वो ऑप्शन होगा हमारा E-A, क्योंकि बेटा ये तो देखो कैसे हैं, सजातीय है, सजातीय है, हमने यहाँ से देख रखा है, सीख रखा है। ये भी हमारा कैसा है, सजातीय है, ये भी हमारा क्या है, सजातीय है, लेकिन ये विजातीय है। तो बेटा आप लोग समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से हमारे सामने प्रश्न श्रृंखला बननी है। और जैसे ही हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होगा, एक प्रश्न श्रृंखला हम आपके समक्ष भी लेके आएंगे, तो आपको जानकारी होगी कि किस तरीके से प्रश्न बनते हैं। समझ पा रहे हैं ना आप सभी? चलिए थोड़ा सा आगे की तरफ हम और चलते हैं। देखो बेटा, इसके बाद जो हमारा प्रश्नों का टाइप आगे स्वरों को लेकर के बनता है, जितने भी तथ्य मैं आपको बताता जा रहा हूं उनको आप भली भांति अच्छी तरीके से एक एक चीज़ को पूरी तरह से समझ लें। और यदि कोई बात समझ में नहीं आती है तो वीडियो को 1-2 बार आगे पीछे करके देख लिया करो बेटा, तो मेरे विचार से आप पूरी तरह समझ पा रहे होंगे। और फिर भी समझ में नहीं आता तो बेटा हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप लोग कमेंट कर सकते हैं, या इस वीडियो के नीचे भी आप करेंगे तो वो भी हम देख लेंगे। चलिए बेटा थोड़ा सा आगे और चलते हैं। देखो बेटा, इसके बाद हमें देखना है कि ताल की स्थिति के आधार पर स्वरों के प्रकार। एक बात बेटा ध्यान रखनी है, या तो आप इस बात को ऐसे समझें कि तालु की स्थिति के आधार पर स्वर के प्रकार, या मुख की स्थिति के आधार पर स्वरों के प्रकार, ऐसे भी हम इसे कह सकते हैं। चलिए बेटा समझते हैं। तो बेटा तालु की स्थिति के आधार पर जो स्वरों के प्रकार होंगे वो होंगे हमारे 4 प्रकार। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कैसा है? बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ध्यान से समझना है। 4 प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो बेटा देखो, सबसे पहला प्रकार होता है हमारा संवृत। कौन सा? संवृत। अभी हम बताएंगे बेटा संवृत क्या होता है। इसके बाद आता है बेटा अर्ध संवृत, ठीक है। तीसरा प्रकार जो होता है हमारा वो होता है विव्रत। और बेटा जो नंबर 4 और हमारा आखिरी प्रकार है वो है हमारा अर्ध विव्रत। समझ पा रहे होंगे आप? ये 4 प्रकार हैं। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि तालु की स्थिति के आधार पर स्वरों का कौन सा प्रकार नहीं है। समझना बेटा इस बात को। तो देखो, तालु की स्थिति के आधार पर जो स्वरों के प्रकार हैं वो यही हैं। समझ लेना इस बात को। और देखो, शेयर तो बेटा आप लोग करते हैं नहीं है, लाइक बेटा आप लोग जानते नहीं हैं। मैंने आपको बताया है ऑनलाइन में प्रेम कैसे दिखाएंगे आप। देखो, बार बार मत कहलवाया करो इस बात को। प्रेम दिखाने का ये मौका है आपके पास में। हम समझे तो सही कि जो मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं वो आप तक पहुंच भी पा रही है कि नहीं पहुंच पा रही है। ये लाइक वाइक दबा दिया करो और शेयर करो बेटा। समझ रहे हो? चलिए कर दो इस काम को। आइए बिंदु पर आते हैं। तो बेटा तालु की स्थिति के आधार पर ये 4 प्रकार हमने देखे, जिसमें से सबसे पहला प्रकार है हमारा संवृत। अब इसका अर्थ क्या होता है? परीक्षा में पूछा जा सकता है, कैसे भी पूछा जा सकता है। देखिए ऐसे पूछा जाएगा, बड़े प्यार प्यार से बता रहा हूँ मैं तुम्हें, देखो हर बात बता रहा हूँ बड़े प्यार से और समझा रहा हूँ। समझनी है कि संवृत का अर्थ क्या होता है। तो संवृत का मतलब होता है बंद। क्या मतलब बताया मैंने तुम्हें? बंद। संवृत का मतलब होता है बंद। और बेटा तालु का मतलब मैंने आपको बता ही दिया है, यानी कि बंद मुंह से। तो जिन स्वरों को हम बंद मुंह से बोल सकते हैं उनको हम कहते हैं संवृत। और विव्रत का मतलब होता है खुला, यानी कि खुले मुंह से जिन स्वरों को हम बोल सकते हैं तो वो कहलाते हैं हमारे विव्रत।
तो बेटा बताइए जरा, हमारे स्वर होते हैं 11, तो कौन सा स्वर ऐसा है जिसे हम विव्रत यानी कि खुले मुंह से बोलते हैं? तो बेटा याद करो वो दिन जब आप छोटे छोटे थे और आपको ये सिखाया जा रहा था कि बड़े आ की मात्रा बेटा डंडा लगती है। और देखिए अध्यापक आपको बड़े प्यार से समझाते थे उस समय कि बेटा जब भी आपका मुंह बड़ा हो जाए तो समझ लो डंडा लगेगा। तो बेटा जो विव्रत हमारा स्वर है वो एकमात्र अकेला और बेचारा क्या है? आ। ये ध्यान रखना, विव्रत में केवल एक ही है। कौन सा है? आ। चलिए बेटा, अब 11 थे, 11 से हमने एक को लिख लिया। अब कितने बचे? कितने बचे बताओ? 10। तो बेटा देखो ये अर्ध का मतलब तो आप लोग समझ पा रहे होंगे, बिल्कुल समझना है इसका अर्थ। इस अर्ध का मतलब होता है आधा। तो बेटा आ का आधा क्या होगा? ये आप किस किस से मिलकर के बना है? तो आप जानते हैं अ और अ से मिलकर के बना है। इससे ही तो मिलकर के बना है ये, अ और अ से, तभी तो बनता है क्या? बड़ा आ। ये हमने सीखा है, संधि स्वर में आप सीख चुके हैं इस बात को। तो यहीं से अंदाजा लगा लो बेटा, ये आधा है, ये भी आधा, तो क्या होगा आपका? एक। होगा कि नहीं होगा? तो यहां बात हो रही है विव्रत, अर्ध विव्रत, यानी कि विव्रत का आधा, खुले का आधा। खुला क्या है? आ। अब इस आ का आधा क्या होगा? अरे बिल्कुल चमत्कार कर दिया, समझ गए आप मेरी बात को। अर्ध विव्रत का मतलब होगा अ। समझ रहे हैं ना आप? चलिए थोड़ा सा आगे और चलते हैं। तो देखो बेटा कुछ बच्चे जो याद नहीं कर पा रहे उनको भी समझ लें वो भी। तो ये तो याद कर लेना, विव्रत ये हो गया बड़ा आ और अर्ध विव्रत हो गया आपका अ, वो मैंने आपको समझा दिया। तो देखो बेटा छोटा आ सबसे नीचे, फिर बड़ा आ, फिर ऊपर पहुंच जाएंगे। यहाँ आएगी छोटी ई, बड़ी ई, ओ, ऊ और आपका रे। इनको एक बार में लिख लेना। समझ पा रहे हो बेटा? और इसके बाद क्या क्या बच रहा है हमारा? ये बच रहे हैं, ये बच रहे हैं, मैं इनको इधर लिख ले रहा हूं, ए, ओ और ओ, यही तो बच रहे हैं। तो बेटा जो बड़े बड़े हैं, ये बड़े बड़े जो हैं उनको हम ले लेते हैं विव्रत में। किस में ले लेंगे? विव्रत में। बड़ी ए और बड़ा ओ, ये हमारे क्या कहलाएंगे? विव्रत। और बेटा अर्ध समृत, तो ये छोटे छोटे जो बच जाते हैं ये आ जाएंगे आपके यहाँ, ए और ओ, ये कहलाएंगे हमारे अर्ध समृत। इसकी और शानदार जबरदस्त ट्रिक वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आपको कमेंट करना होगा। अगर ये बात आपकी समझ में नहीं आई होगी तो अगली वीडियो में थोड़ी सी बात हम इसकी बता देंगे, वैसे आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जो विव्रत है वो कौन सा है? बड़ा आ, है कि नहीं? और ये बड़ा आ कौन कौन से आधे से मिलकर के बना है तो वो भी मैंने आपको समझा दिया, अ और अ। तो अर्ध विव्रत कौन कौन से होंगे? अ होगा। और ये जो है ये क्या है? तो मैंने आपको बताया 4 एक साथ लिख लेते हैं, लेकिन चलिए नहीं समझ में आ रहा होगा आपके में, तो थोड़ी सी मदद मैं आपकी और किए देता हूं कि देखो बेटा ये जो ए है, ये ए, ये बेटा मैंने आपको अभी पिछली वीडियो में बताई थी कि ये जो ए है वो अ और ई के मेल से बनती है। बताओ ये बताया था कि नहीं बताया था? बिल्कुल बताया था। तो आपको बस ये हिसाब लगाना है कि ये जो ई है, ये जो ई है कहाँ से बोली जाती है? तो आप देखेंगे कहाँ से बोल रही है? समृत से बोल रही है कि नहीं बोल रही? तो ई का आधा, तो ई का आधा यानी कि ये अ ई और ये आधा अ कहाँ से बोला जाएगा? आधे बंद से बोला जाएगा, यानी कि जहां से ई बोलेगी उसी के आधे वाले भाग से बोलेगा। ऐसा थोड़ा सा कनेक्ट कर लिया करो। तो देखो बेटा रिजल्ट आ गया हमारा ए, ठीक है। ऐसे ये ओ जो है और ऊ, तो ऊ कहाँ से है? तो उसके आधे से बोला जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा हमारा अर्ध समृत। परीक्षा में प्रश्न कैसे आएगा वो समझ लीजिए ध्यान से। पूछा जाएगा निम्न में से समृत को पहचानिए, तो आपको समझना है कि ये जो हैं हमारे 5, ये हमारे बोले जाते हैं समृत। समझ पा रहे हैं ना आप लोग मेरी बात को?
बिल्कुल समझ पा रहे होंगे। और विव्रत अकेला विचारा हमारा कौन सा है? आ। और लिख लेना बेटा, लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप रिवीजन करें तो बार बार वीडियो देखने की जरूरत न पड़े, आप लोग अपने नोट से ही काम चला लें। तो ये चीज़ें बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं बेटा। लाइक वाइक तो कर दो बेटा, कर दिया करो इसे। बहुत ध्यान से समझिए, और जितने भी विद्यार्थी हैं उनको एक बार सूचना दे दो कि भैया एसआई की जगह आने वाली हैं, और अगर एक सीट सुनिश्चित करनी है तो बेटा इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और बेटा प्रत्येक बच्चे तक पहुंचाओ। ये प्रेम दिखाने का मौका है। देखो हम किस समय आपके लिए कितनी कितनी मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा लेकिन बहुत पसीना आ रहा है बेटा, ईमानदारी से आप लोगों को बता रहे हैं, इसलिए समझो बेटा बात को। तो मेरे विचार से ये टॉपिक आपकी समझ में आया होगा, प्रश्न कैसे बनते हैं वो भी आप समझ पा रहे होंगे। और बेटा अगली बार हम कोशिश करेंगे कि आपको ये दिखाया जाए कि वास्तव में एसआई का जो प्रश्न पत्र होता है उसमें हिंदी जो है वो कैसे कैसे प्रश्न हिंदी के बनते हैं उसमें, जिससे आप लोग समझ पाएँ कि कितनी मेहनत की हमें आवश्यकता पड़ेगी। बेटा हिंदी का लेवल जो आता है वो लास्ट लेवल का आता है, छोटे मोटे लेवल की हिंदी नहीं आएगी, तो बहुत मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी उसमें तुम्हें। तो समझ लो बेटा इस बात को। शेयर करो बेटा इस वीडियो को, जितना भी हो सके शेयर करो और लाइक करो। तो चलिए थोड़ा सा बिंदु को लेकर के और आगे की तरफ हम चलते हैं। तो बेटा थोड़ा सा समझ लेना बात को जो भी है, और इसको एक दो बार हो सके तो रफ कॉपी पर इसे बना लिया करो कि तालु की स्थिति के आधार पर कितने भाग होते हैं, कि 4 भाग होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो वो बेटा एक बार अच्छी तरह से आप प्रैक्टिस किया करो इनकी, जिससे ये आपकी समझ में सारी बातें आ जाएं। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है बेटा इसकी। चलिए और थोड़ी सी बात हम कर लेते हैं स्वरों को लेकर के। तो बेटा एक बिंदु और यहां से बनता है कि अनुनासिकता के आधार पर स्वरों के प्रकार पूछे जा सकते हैं बेटा। ये स्वरों के प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो बेटा ये जो प्रकार होते हैं ये होते हैं 2। कितने प्रकार होते हैं? 2। डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है, कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। या ये पूछ ले कितने भेद होते हैं, तब भी हमारा जवाब यही आएगा। समझ नहीं है आपको बात? अब कौन कौन से होते हैं उनकी बात हम कर लेते हैं। तो बेटा एक प्रकार होता है अनुनासिक। कौन सा होता है? अनुनासिक। और एक होता है हमारा निरनुनासिक। ये 2 प्रकार होते हैं। किसके आधार पर? अनुनासिकता के आधार पर। स्वरों के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? अनुनासिक और दूसरा निरनुनासिक। आइए समझ लेते हैं बेटा कि ये क्या होता है और इनकी हमें आवश्यकता क्यों पड़ रही है। परीक्षा में प्रश्न आएगा तो कैसे आएगा और हमें जवाब कैसे देना है, आइए समझ लेते हैं बेटा। तो देखो बेटा अनुनासिक, तो नासिक का मतलब होता है नाक। क्या मतलब होता है? नाक। यानी कि ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण हम नाक और मुंह दोनों से करते हैं। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, पूछा जाएगा कि अनुनासिक वर्णों का उच्चारण किस किस स्थान से किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है बेटा कि जो अनुनासिक वर्ण होते हैं उनका उच्चारण नाक और मुंह दोनों जगह से होता है। और बेटा जो इसका सिंबल है, उसका जो सिंबल होता है वो ये होता है, इसे कहते हैं बेटा चंद्रबिंदी। कौन सी बिंदी? चंद्रबिंदी। ये चंद्र बिंदु। चलिए
चंद्र बिंदु कहते हैं इसे, ठीक है। और बेटा एक बात और ध्यान रखना, ये हिंदी की विकसित ध्वनि है, यानी कि इंपॉर्टेंट बात नोट डाल लेना, महत्वपूर्ण लिख दो, जो कुछ लिख सको लिख देना इस पर। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जितने भी हिंदी के जो शब्द होंगे, यानी कि ऐसे शब्द जिसका विकास स्वयं हिंदी ने किया है, तो बेटा जिस वर्ण के ऊपर ये जो है, यानी कि जो अनुनासिक की जो मात्रा है, जो बिंदु है, ये आपको अगर नजर आ जाए तो बेटा वो जो शब्द होगा वो तद्भव होगा, तद्भव होगा। ये समझ लेना, समझ पा रहे हो, क्योंकि इसकी उत्पत्ति जो है हिंदी भाषा ने स्वयं की है, ठीक है। अच्छा, समझ पा रहे होंगे आप। और बेटा निरनुनासिक का मतलब क्या होता है? तो बेटा निर का मतलब होता है बिना। क्या मतलब होता है? बिना। और नासिक का मतलब होता है नाक, यानी कि ऐसे वर्ण या ऐसे शब्द जो बिना नाक की सहायता से बोले जाते हैं उनको हम कहते हैं निरनुनासिक वर्ण। आइए समझ लेते हैं परीक्षा में प्रश्न कैसे आएगा। तो बेटा स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है कि नहीं होती? होती है। तो बेटा देखो, जिन वर्णों के ऊपर अगर ऐसे चंद्रबिंदी लग जाए तो आपको समझ लेना है कि वो हमारे होंगे अनुनासिक वर्ण, ठीक है। और जिन वर्ण के ऊपर ये बिल्कुल ऐसे हो, ये चंद्रबिंदी का अभाव हो, समझ रहे हैं, इसको हम कहते हैं निरनुनासिक। अब परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा कि भैया निरनुनासिक को पहचानिए, तो आपको बेटा ऐसा देख लेना है कि जिस पर ये चंद्रबिंदी नहीं हो और ना ही अनुस्वार का प्रयोग हो रहा हो, तो वो वर्ण हमारा निरनुनासिक वर्ण होगा। तो बेटा मैं ये समझता हूँ कि आपकी समझ में ये तथ्य आ रहे होंगे और आप ये भी समझ पा रहे होंगे कि परीक्षा में ये प्रश्न कैसे पूछा जाता है। समझ पा रहे हैं ना आप लोग? अच्छा, कुछ बच्चे ये पूछना चाह रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है कि सर थोड़ा सा इस बिंदी के विषय में भी बता दो, चाह रहे हैं ना आप लोग? तो चलिए समझ लेते हैं इसको भी हम। तो बेटा ये जो बिंदु होता है इसका नाम होता है अनुस्वार। क्या होता है? अनुस्वार होता है, ठीक है। और बेटा कभी अगर आपसे ऐसे पूछा जाए कि अनुनासिक, तो ये तो अनुनासिक आप शब्द देख पा रहे हैं, देख पा रहे होंगे। तो बेटा ये जो अनुनासिक है इसका चिन्ह मैंने आपको दिखा दिया, इसको क्या कहते हैं हम? चंद्रबिंदु। और बेटा ये जो अनुस्वार है इसका नाम होता है अनुस्वार, और ये तत्सम ध्वनि है। कैसी ध्वनि है? तत्सम, यानी कि जिसके ऊपर चंद्रबिंदु लगेगा वो शब्द हमेशा तद्भव होगा। कैसा होगा? तद्भव होगा। और ये जो लगा हुआ आएगा तो बेटा वो तत्सम भी हो सकता है और तद्भव भी हो सकता है। लेकिन ये जो है ये हिंदी की खुद की विकसित ध्वनि है, ये बात आप लोग बहुत ध्यान से समझ लें। चलिए थोड़ा सा आगे और समझ लेते हैं हम, थोड़ा सा आगे और समझ लेते हैं कि जब हमने ये बिंदियों के बारे में सीख ही रहे हैं तो बेटा एक बात और महत्वपूर्ण है, उसे आप लोग थोड़ा सा समझ लें। मैं यहाँ उसे इंडिकेट कर देता हूँ, आपके सामने दर्शा देता हूँ। तो देखो बेटा इधर ये मैंने लिखा आ, और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये चंद्र बिंदु है, और चंद्र बिंदु में से ये बिंदु मैंने हटा दिया तो ये चंद्र बिंदु दिखा। तो ये जो है इस समय ये बेटा इसका नाम होता है अर्ध चंद्र बिंदु। क्या नाम होता है? अर्ध चंद्र बिंदु। समझ पा रहे हैं ना? ये बोला जाएगा अर्ध चंद्र बिंदु। और बेटा इसका प्रयोग ये जो आप देख पा रहे हैं विदेशी शब्दों पर किया जाता है। किस पर किया जाता है? विदेशी शब्दों पर। और एक बात बहुत महत्वपूर्ण आप लोग नोट कर लें अपनी कॉपी में, पूछा जाएगा आपसे प्रश्न कि विदेशी स्वर को पहचानिए या आगत स्वर को पहचानिए। तो बेटा ध्यान रखना है ये जो आप लोग देख पा रहे हैं ये हमारा विदेशी स्वर है। कैसा स्वर है? विदेशी स्वर, ठीक है।
और इस पे ये जो ऊपर है इसे हम कहते हैं अर्धचंद्र बिंदु। परीक्षा में पूछा जा सकता है कि विदेशी स्वर कौन सा होता है, तो आपको जवाब ये दे देना है। आपसे पूछा जाएगा मेहमान स्वर कौन कौन सा होता है, मेहमान स्वर बताइए संख्या कितनी होती है, तो आपको बताना है कि मेहमान स्वरों की संख्या 1 होती है। निम्न में से कौन सा है, तो आप समझ सकते हैं ये है। और इसके कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बता दिए देता हूँ, तो ध्यान से समझना। जैसे कि मैंने लिखा डॉक्टर, क्या लिखा, डॉक्टर। तो बेटा डॉक्टर में आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये जो है अर्धचंद्र बिंदु से निर्मित शब्द है कि नहीं। तो बेटा ये जो है देखो, डॉक्टर को आप ऐसे भी लिख लेते हैं, DOCTOR लिख देते हैं कि नहीं लिख देते हैं। तो इसका मतलब है इसे हम अंग्रेजी में लिख पा रहे हैं, तो ये हमारा एक विदेशी शब्द है, ठीक है। और इस पर जो प्रयोग किया गया है वो विदेशी स्वर का किया गया है, और विदेशी स्वरों की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। बिल्कुल सही समझ रहे हैं। इसके नाम मैं लिख देता हूं जिससे सही समय आने पर आप परीक्षा में से पहचान सकें। तो बेटा इसे विदेशी स्वर कहते हैं, या हम कह सकते हैं हिंदी में आ गया है तो आगत स्वर भी कह देते हैं, या बेटा इसे मेहमान स्वर भी कह सकते हैं। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, बिल्कुल कह सकते हैं। और कौन सा है वो, ये है आपका, ठीक है। परीक्षा में प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि निम्न में से अनुनासिक शब्द को पहचानिए। अब देखिए मैंने क्या पूछा आपसे कि निम्न में से अनुनासिक शब्द को पहचानिए। तो बेटा अनुनासिक शब्द कौन सा होगा, जिस पर ये चंद्र बिंदु लग रही होगी वो होगा, ठीक है। और अगर आपसे कहे कि निम्न में से विदेशी स्वर युक्त शब्द को पहचानिए, तो आपको ध्यान रखना है बेटा ये जो है आ, तो ये हमारा जो होगा वो होगा हमारा विदेशी स्वर या आगत स्वर या मेहमान स्वर। समझ रहे हैं ना आप सभी, ठीक है। तो बेटा इससे पहले भी हमने स्वरों के बारे में बहुत चर्चा की। आप लोगों ने पूरा जो वीडियो है अब तक की बड़े ध्यान से देखी होंगे। तो आगे हम और अगले भाग में और चर्चा करेंगे। तो स्वरों के साथ साथ हम जो बनाएंगे अगली वीडियो, उसमें हम व्यंजनों की चर्चा करेंगे और समझेंगे कि व्यंजन क्या होते हैं, कौन कौन से हैं, संख्या कितनी होती है। तो ये सभी चर्चा हम करेंगे, ठीक है बेटा, ठीक है। तो आप लोगों से मेरा विशेष अनुरोध पुनः कि आप सभी वीडियो को शेयर करें बेटा, चैनल को सब्सक्राइब किया करें, और लाइक का बटन तो बेटा आते ही दबा दिया करो। और कोई अगर समस्या है तो आप अपना कमेंट में अपना सुझाव भी दे सकते हैं, या कोई परेशानी है, कोई तथ्य आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो आप लिख दिया करो बेटा। इससे आगे वाली वीडियो में मैं आपको ये दिखाऊंगा कि SI के प्रश्न, उसमें हिंदी का जो लेवल है वो कैसा आता है, तो आप समझ सकें कि हमें किस प्रकार से मेहनत करनी है, ठीक है बेटा। तो बेटा आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे बहुत खुशी मिल रही है कि आप लोग पूरे मन से चैनल को देख रहे हैं, और बेटा उसके साथ साथ अपनी प्रतिक्रिया भी व्यक्त करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।